चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, मैं संविधान का पुजारी हूं, शासन चलाने के लिए संविधान ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में प्रचार अभियान चरम पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल, हिसार और झज्जर में, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुरुक्षेत्र में की रैलियां। पांचवें चरण में 49 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान। लद्दाख में सबसे ज्यादा 61.26% मतदान किया गया दर्ज। और गर्मी ने इस साल तोड़े सभी रिकॉर्ड। दिल्ली सहित उत्तर भारत में पारा 45 से 47 डिग्री पार। पंजाब, हरियाणा के स्कूलों में आज से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां घोषित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब लोकसभा मतदान के लिए एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारी सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पराशर के हर उस सवाल का जवाब दिया जो आज के इस चुनावी माहौल में जरूरी है। सबसे पहले पीएम ने डीडी न्यूज के दर्शकों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम ने संविधान पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो संविधान की पूजा करते हैं, उनके लिए संविधान सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस के परिवार ने संविधान का चीरहरण किया है। मैं संविधान सभा का उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पद किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता, बल्कि इसके लिए जीवन खपाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब नीयत साफ होती है तो नतीजे शानदार होते हैं। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि इस बार उनकी सरकार 400 पार के विशाल आंकड़े के साथ बनेगी। सत्ता, पद, प्रतिष्ठा उसी के इर्द गिर्द खोए रहते हैं। मैं उससे कोसों दूर हूं। मैं मानता हूं कि पद एक कार्यभार है। पद ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है, जीवन खपाना होता है और ये चीजें लास्ट मोमेंट नहीं करनी होती है। बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके आधार पर नीतियां बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, निर्णय करने चाहिए और तब जाकर के फैसले होते हैं। अब जो चरण शुरू हुए हैं वो हमें 400 पार जाने की मजबूती दे रहे हैं। आज भी मैं मतदाताओं से कहूंगा, भारी मतदान करें, जी भर करके मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। इस दौरान नारी शक्ति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति में बहुत ताकत है। ये आधी आबादी सिर्फ अवसर की तलाश कर रही है जो उनकी सरकार उन्हें दे रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 4 चरण के चुनाव में यह तय हो गया है कि गठबंधन का हाल बुरा होने वाला है।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच गया है। आज करनाल में आयोजित विजय संकल्प रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा देश की भूख मिटाने वाले कुछ राज्यों में से एक है। देश की सीमा पर हरियाणा के जवान तैनात होने से हम चैन की नींद सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां के प्रत्याशी मनोहर लाल ने सीएम रहते प्रदेश की खूब सेवा की है, अब ये दिल्ली में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त किया, नौकरी में पर्ची सिस्टम खत्म किया। अमित शाह ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री रोहतक या सिरसा का होता था, पहली बार मुख्यमंत्री करनाल का मिला है। सैनी देखने में सौम्य दिखते हैं, लेकिन जब जनता की लड़ाई की बात आती है तो वह उग्र हो जाते हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और रहेगा, हम इसको लेकर रहेंगे। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राम मंदिर को इन्होंने 70 साल लटकाकर भटका कर रखा, हमने प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं आए क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का डर था। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश को बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में देखेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और हमारे मनोहर जी ने तो कोई क्रॉप छोड़ा नहीं। भावांतर योजना के तहत सारे के सारे क्रॉप को मनोहर जी ने किसान को एमएसपी देने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। समस्त हरियाणा वासियों से करबद्ध निवेदन करने आया हूं, एक भी सीट छोड़ना मत। आपके सामने प्रत्याशी ये नाते लेकर आया हूं, इसको आपका आशीर्वाद दीजिए। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और यहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री आज करनाल के बाद हिसार और झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसमूह को संबोधित किया। अमित शाह ने हिसार और झज्जर के लोगों से भाजपा के लिए वोट की अपील की। उन्होंने हिसार में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 3 क्षेत्रों में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का है। देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात हरियाणा के जवान, दूसरा किसान और तीसरा खेल। खेल कहीं पर भी खेला जाता हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों को मिलते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा आज हम निश्चिंत होकर अपने घर में सो रहे हैं, इसका कारण हरियाणा का जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए तैनात है, इसलिए सो रहे हैं। दूसरा, हमारा किसान, एक जमाने में गेहूं अमेरिका से लाना पड़ता था, आज अन्न के क्षेत्र में हमारा देश स्वावलंबी हुआ। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो हमारे किसान, और उसमें भी हरियाणा के किसान। तो सुन लो, 4 फेज में नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त, 5वें, 6ठे, 7वें ने 400 पार कराना है। और मैं आज कहता हूं, इस शाहजादों और दामादों वाली कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली है। 40। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, परंतु इस चुनाव के बाद कांग्रेस वाले राहुल बाबा को ढूंढो यात्रा निकालेगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने का संकल्प लिए हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 10 वर्षों में भारत को बदलते हुए देखा है, जिसका वैश्विक स्तर पर सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की पवित्र नगरी कुरुक्षेत्र से वह एक संदेश लेकर आगे धर्मनगरी मथुरा जाएंगे। बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब की आत्मा को स्वतंत्र भारत में जीवित नहीं होने देना है। जीवित होने देंगे क्या?
क्या औरंगजेब को जीवित होने देंगे क्या? तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को परास्त करिए। और इसके लिए मैं आपके पास कुरुक्षेत्र में आया हूं। ये तो धर्म भूमि है। धर्म भूमि में अनर्थ नहीं होना चाहिए। सभी लोग सहमत हैं कि नवीन जिंदल जी यहां चुनाव जीत करके जाएं। सभी लोग सहमत हैं और इसके लिए आपको स्वयं नवीन जिंदल बनना पड़ेगा, स्वयं बनना पड़ेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, घर घर जाना होगा, कमल खिलाने के लिए जनता का आह्वान करना होगा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगना होगा। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि उन्हें एक सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ से बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 25 तारीख को भाजपा के पक्ष में वोट करें और हमें ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। 1998 से 1998 से लेकर 2017 तक 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे और उनमें 10 साल 2004 से 14 मुझे भी सौभाग्य रहा इनके साथ सांसद रहने का और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में इनकी समाज सेवा एक उदाहरण है। इन्होंने वहां पर स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, योगा प्रशिक्षण देते हैं, बेटियों बहनों के लिए कौशल विद्या केंद्र बनवाया ताकि हमारी बेटियां बहनें आत्मनिर्भर हों। कहता हूं कि आने वाली 25 मई को हमें ये सुनिश्चित करना है, आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं आप सब सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप 100 से लेकर के हजार वोट आप डलवाएं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य लोगों के शव दुर्घटना स्थल से मिलने की भी पुष्टि हो चुकी है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 63 वर्ष के थे। ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति संवेदना। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। वहीं भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि कल मंगलवार को पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। शोक के दिन पूरे भारत में सभी भवनों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ फहराया जाएगा। 5वें चरण का मतदान जारी था। उत्साह के साथ 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। देश की 49 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण का दोपहर 3 बजे तक 47.53% मतदान दर्ज हुआ है। बिहार में 45.33% मतदान दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर में 44.90% मतदान दर्ज किया गया है। झारखंड में 53.90% वोटिंग यहां पर हुई है, तो वहीं लद्दाख में 61.26% मतदान दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र में 38.77% मतदान दर्ज किया गया है। ओडिशा में 48.95% मतदान दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश में 47.55% मतदान दर्ज किया गया है, तो वहीं बंगाल में 62.72% मतदान दर्ज किया गया है। लोकतंत्र के महापर्व के 5वें दिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीषण गर्मी के बावजूद लोग भारी संख्या में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव को पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जींद के डीआरडीए सभागार में सोनीपत, सिरसा एवं हिसार लोकसभा क्षेत्र में नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा की मौजूदगी में आयोजित हुई। इसमें हिसार से विशेष तौर पर पहुंचे सामान्य ऑब्जर्वर गोपाल चंद ने माइक्रो ऑब्जर्वर को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी सोनीपत की सामान्य ऑब्जर्वर डॉक्टर मंजुला और सिरसा के कृष्ण तिवारी ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मतदान के दिन की जाने वाली निगरानी व कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रोजेक्टर से बताया गया कि उनकी ड्यूटी विशेष तौर पर संवेदनशील केंद्रों पर ही रहेगी। माइक्रो ऑब्जर्वर को मुख्य रूप से ये देखना होता है कि मतदान प्रक्रिया में आयोग के निर्देशों की सही ढंग से पालना हुई है या नहीं। कार्यशाला के बाद प्रेस वार्ता करते हुए डीसी मोहम्मद रजा ने बताया कि चुनाव पूर्णतः पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है।
सो दैट जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो इम्पार्शल तरीके से पारदर्शिता से की जा सके। और ये इसके कुछ क्राइटेरिया होता है जिसमें जैसे पिछले इलेक्शंस में कहीं अगर किसी भी कैंडिडेट को 75% से ज़्यादा वोट मिले और ओवरऑल वोटिंग 90% ज़्यादा हुई है, या कोई लॉ एंड ऑर्डर की अदरवाइज सिचुएशन है, कोई लोकल झगड़ा होने की संभावना है या पीछे कोई हिस्ट्री रही है इस प्रकार की, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके अनुसार ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं। ये ऑब्जर्वर्स जो जनरल ऑब्जर्वर होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। उद्देश्य यही होता है कि आने वाले समय में जो इलेक्शन है तो पारदर्शी तरीके से उसको करा सके। टोटल जो लोकेशंस हैं हमारी 69 है और हमारे जो टोटल बूथ हैं वो 128। कार्यशाला के बाद माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने बताया कि आज उन्हें ईवीएम एवं उनके कार्य के बारे में अवगत करवाया गया है। उन्हें यहाँ काफी कुछ सीखने को मिला है। ऑब्जर्वर को लेके जो गाइडलाइंस है उसकी ट्रेनिंग हमारे को दी गई है, कैसे परफॉर्म करना है बूथ पे जाके, और अभी मशीन के बारे में बताया गया। आज हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था और इसमें जो हमारे जैसे जींद जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 5 विधानसभा को जैसे 3 अलग अलग लोकसभा में पढ़ते हैं, तो तीनों जो जनरल ऑब्जर्वर हैं उन्होंने हमारे सबको एड्रेस किया, जो भी सावधानी बरतनी है उसके बारे में बताया। ईवीएम के बारे में भी विस्तार से बताया गया और सबको अलग अलग बताया गया है कि भाई ये माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी ये है और आपको पोलिंग डे के दिन वहाँ जाके और सुबह सबसे पहले आपको मॉक पोल करवाना है। मॉक पोल करवाने के बाद आपकी मुख्य ड्यूटी शुरू हो। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। सोनीपत सीट से इनेलो पार्टी के प्रत्याशी अनूप सिंह दहिया ने अपने प्रचार अभियान के दौरान जुलाना हलके के गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग अब झूठे वादों से छुटकारा चाहते हैं और वह विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ये भली भांति जानती है कि कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर कार्य कर सकती है और लोग इनेलो के समय में हुए विकास कार्यों से परिचित हैं। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं इस समर्थन से खुश हूँ। लोगों का प्यार पाकर मुझे बहुत खुशी है। आपने बात सुनी, मैंने कुछ सुना था कि बहनों का कर्जा मेरे ऊपर है, जब 10 साल में कर्जा नहीं उतरा तो उतार देंगे। 10 साल बीत के वो कर्जा दिल्ली जंतर मंत्र बताने लग रहे थे बहनों के साथ, वो क्या उतर रहा था। मैं तो किसी से नहीं मान रहा। जब जनता प्यार है और जनता प्यार जिसको मिलेगा वो एक नंबर पाएगा। मुझे जनता का पूरा प्यार मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। 13 मई को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट की घटना के मामले के बाद कल दिल्ली पुलिस ने वहां की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की डीवीआर जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार अभी तक इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की बात भी सामने आ रही है, तो गिरफ्तार विभव कुमार भी पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले में केजरीवाल की खामोशी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके चलते भाजपा अरविंद केजरीवाल के मौन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन किया, लेकिन ये सरकार खुद भ्रष्ट है। किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने और कोर्ट ने कार्रवाई की है और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में हैं, कुछ लोग बेल पर हैं। और केवल टिप्पणियां करने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के नाम पे बनी थी, आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जाती है। इनके अधिकतर नेता जेल में या बेल पर हैं और केवल चुनाव के लिए टिप्पणियां करते हैं और दूसरी ओर महिलाओं को पीटते हैं। आम आदमी पार्टी ने स्वाति के मामले में कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और स्वाति भाजपा के षड्यंत्र का हिस्सा है। इस मामले में स्वाति मालीवाल अपना बयान कोर्ट और पुलिस में दर्ज करवा चुकी है, तो सोशल मीडिया पर अपनी बात भी सामने रख रही है। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत अपने प्रचार अभियान के तहत आज मेवात पहुंचे। यहां उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि यहां के लोगों के उत्साह और भरपूर समर्थन को देखकर पूरा यकीन हो गया है कि इस बार मेवात इलाके से भारी मात्रा में वोट भाजपा के खाते में जाने वाली है। उन्होंने कहा कि लगातार मेवात से लोग जुड़ रहे हैं। रेवाड़ी व गुरुग्राम की तर्ज पर मेवात इलाके में विकास कराए जाएंगे। तीन खाड़ा की भी सरकार यहाँ पे आई हुई है और मेरे साथ चांदी आजाद मोहम्मद और नसीम अहमद दोनों के दोनों मिलकर के मेरे को यहाँ पर अपने गांव में लाए हैं। उन्होंने मेरी तरफ से वोट भी मांगा है और मेरे को पूरी यकीन है कि इस बार मेरे को मेवात से
और इस गांव से खासतौर के ऊपर अच्छा खासा वोट मिलेगा। ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब तीनों के तीनों मिलकर के मेरा समर्थन कर रहे हैं तो एक मुश्त मार लेंगे। एक तो रेलवे के लिए हमने कहा है कि हम रेलवे लाइन मेवात के अंदर इस 5 साल के दौरान पहुंचाएंगे। अभी तक ताउडू तक ही पहुंचा पाए हैं। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो कि केएमपी के बगल से गुजरता है उसके ऊपर काम चल रहा है। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता चौधरी आजाद मोहम्मद ने कहा कि इस बार फिर से भाजपा की लहर है और भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के बहकावे में न आए, भाजपा सरकार ही है जो मेवात का विकास करा सकती है। 25 तारीख को कमल वाला बटन इतना दबाओ कि दिल्ली तक उसकी आवाज आए और अपने जो लोकप्रिय सांसद हैं वो जो अपनी बात को बेबानी के साथ रखते हैं, इंद्रजीत सिंह को छठी बार की देश की सबसे बड़ी पंचायत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने आज पंचकुला के रायपुर रानी खंड में अंबाला से प्रत्याशी वरुण चौधरी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उन्होंने अंबाला क्षेत्र में काफी काम किया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वरुण चौधरी यहां से विजयी होंगे। एक सवाल के जवाब में कुमारी सैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अग्निवीर योजना लाई गई है जो कि मात्र 4 वर्ष के छोटे कार्यकाल के लिए है। सेना में समर्पित लोग होते हैं, 4 साल बाद कहा जाए कि अग्निवीर जाकर गार्ड बन जाओ। ऐसे में भाजपा सरकार न तो सेना और न ही युवाओं के साथ इंसाफ कर रही है। दोनों देखो, यहाँ के लोगों का भी अपार प्रेम मिला, सिरसा के लोगों का भी अपार प्रेम मिला। हम दोनों सीट जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इनके यूपी में तो आप रोज देखते हैं ना क्या होता है, चाहे इनके सांसद हैं चाहे इनके दूसरे नेता हैं, जो भी उत्पीड़न में होते हैं उनको बचाने की कोशिश करती है भाजपा और साथ में उनको पूरा ऑनर देती है। आज सेना को कमजोर कौन कर रहा है? 4 साल की नौकरी होती है क्या सेना में समर्पित लोग होते हैं और 4 साल बाद आप कहते हैं कि जाके गार्ड बन जाओ। क्या सेना में सेवा करेंगे? और ना सेना के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ इंसाफ कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल फरीदाबाद में आयोजित महिला मोर्चा के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं में मल्टीटास्किंग स्किल होती है जिसे प्रधानमंत्री ने पहचाना है। महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि 2029 की लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया। जिसने संवैधानिक दृष्टि से संशोधन करके सबसे पहले 33% आरक्षण देने का काम किया तो वह भी भारतीय जनता पार्टी कि जब नारी सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, जब व्यक्ति सशक्त होता है तो अकेला होता है, लेकिन नारी जब सशक्त होती है तो वो परिवार को सशक्त करती है। और इसीलिए हर दृष्टि से विकास में नारी का योगदान है। महिलाओं का सशक्तिकरण ही नहीं, महिलाओं का विकास ही नहीं, महिलाओं के माध्यम से विकास हो और वह विकास करने का एक इंजन बन सके, एक उसके लिए अपना योगदान कर सके, इस बात को उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की और 3 तलाक को समाप्त कर दिया। मोदी के शासनकाल में हर वर्ग को हर योजना का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो पहले की सरकारों में नहीं होता था। उन्होंने कहा कि आपके वोट और समर्थन से यहां से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने न केवल तीसरी बार सांसद बनेंगे बल्कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमको देश को आगे ले जाना है, विकसित बनाना है, समृद्ध बनाना है, सक्षम बनाना है, महिलाओं को सक्षम बनाना है और देश को नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं कि आप 25 तारीख को सुबह सुबह उठकर घर के सभी सदस्यों को लेकर समय रहते धूप चढ़ने के पहले, सूरज चढ़ने के पहले अपना मतदान कीजिए। पहले मतदान फिर पहले मतदान फिर जलपान।
भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के समर्थन में कल नांगल चौधरी में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से भाजपा लोगों को झूठे वादे के सहारे लूट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लॉट व साथ में मकान भी बनाकर दिए जाएंगे। सचिन पायलट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने 400 का नारा इसलिए दिया है ताकि 400 पार आने पर वो संविधान बदल सके। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि यहां से रावदान सिंह को जिताकर भेजे ताकि कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सके और देश में विकास कार्य हों। जहां भी मैं गया हूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और लगभग 10 साल से हरियाणा में सरकार बीजेपी की है। इन दोनों सरकारों ने मिलकर 10 साल में जो हाल किसानों का किया है, जो हाल नौजवानों का किया है, हमारे सामने है। और इस बार पूरे देश में 4 चरण का चुनाव हो गया। सब लोग समझ गए पहले 4-5 चरणों में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे सभी उम्मीदवार बहुत आगे निकल गए हैं और बीजेपी पिछड़ रही है। इस बात को सब समझ गए। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि 22 मई को दादरी में राहुल गांधी की रैली आयोजित की जा रही है। आप सभी इसमें अपनी भागीदारी दिखाएं। कमल के फूल की बात करते थे, आज तो क्या है कि कैसे कैसे मंदिर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल जाओ लोग, अब तो कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। और वो आपने मुरझा दिए। और उसके लिए हमारे भाई सचिन जी की बहुत सक्रिय भूमिका है। पूरे हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक जहां जाते हैं अपने ग्रामीण छाप छोड़ के जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, ये समय बार बार नहीं आता, ये समय बदलाव का है। और इस बदलाव के अंदर अगर आपने अपनी भूमिका निभा दी तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पे 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा ऐतिहासिक होगा, भारी मतों से आपकी विजयश्री होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल दोपहर को करनाल में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में शिरकत की और उनसे देश और विकास के नाम पर भाजपा के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर समाज आपकी ओर देखता है, ऐसे में विपक्ष के दोहरे चरित्र और हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को आप जन जन तक लेकर जाएं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि करनाल वालों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। विपक्ष पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी का बहुत प्रचार करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि युवा नहीं बल्कि विपक्ष बेरोजगार हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सारी योजनाएं कोई जाति के नाम पर है क्या? कोई धर्म के नाम पर है क्या? सभी धर्मों को लाभ मिला कि नहीं मिला? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेटर ऑफ स्पिरिट में पूरा किया कि नहीं किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और तुम्हारी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 बार दलितों का और आदिवासियों का हिस्सा मार करके माइनॉरिटीज को तुमने आरक्षण दिया और कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट किया। भाई को भाई से लड़ाते, समाज को समाज से लड़ाते। और इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश को हम मजबूत बनाएं और हरियाणा भी 10 में से 10 + 1 पूरे का पूरा 11 आप पूरा करें। उन्होंने विपक्ष के परिवारवाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार करते हैं, इनके घरों से नोट निकल रहे हैं जिन्हें गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ रही हैं। ये सनातन के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी हैं। हमारी योजनाएं सबके लिए हैं, लेकिन इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक वर्ग को फायदा पहुंचाने की बात कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जेपी नड्डा ने जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की तरफ ले जाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में गुड गवर्नेंस का एक नया अध्याय लिखने का काम किया है। हर व्यक्ति की एक ही आवाज आ रही है कि 2019 के चुनाव में ये लोकसभा पूरे देश में नंबर 2 के ऊपर आई थी, परंतु जब 2024 के चुनाव के अंदर 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये लोकसभा नंबर 1 के ऊपर जाएगी। ये हर व्यक्ति इस बात को बोल रहा है। हमने 25 मई तक एक घर के अंदर जाकर के
जो लोगों का भाव है कि अब की बार मोदी जी को हमने पिछले मार्जिन से, बड़े मार्जिन से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ये देश का संकल्प है और यही संकल्प हरियाणा का है। इन दिनों समूचा उत्तर भारत गर्मी से झुलसता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के लिए गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के कारण पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में बुधवार तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया। रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 47.8 डिग्री, हरियाणा के नूह में 47.2 डिग्री और सिरसा में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा सरकार ने गर्मी के प्रकोप को देखते हुए राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर 1 जून से पहले स्कूलों में छुट्टियां करने के संबंध में फैसला ले सकते हैं। कल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। सरकार द्वारा जिला उपायुक्तों को दिए गए विशेष अधिकार 31 मई तक मान्य होंगे। इसके चलते हरियाणा के 9 जिलों चरखी दादरी, सिरसा, कैथल, सोनीपत, जींद, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला में आज से अगले आदेश तक 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के अवकाश घोषित कर दिए हैं। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह का कहना है कि 1 सप्ताह तक गर्मी से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने लोगों को सावधान रहने और खुद को हाइड्रेट रखने के लिए अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थ पीने की सलाह दी है। हरियाणा में 25 मई से नौतपा भी शुरू होगा, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। उधर दक्षिण पश्चिमी मानसून में देश के दक्षिणी छोर निकोबार द्वीप में दस्तक दे दी है। इसके 31 मई को केरल पहुंचने की उम्मीद है, जिससे वहां 5 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।